दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रेन ब्रिज के बारे में। बहुत ही फेमस ये न्यूज़ रही है। हाल फिलहाल में देखा जाए काफ़ी लंबे समय से हम लोग वेट कर रहे थे कि जो चिनाब रिवर पर बनाया गया रेलवे ब्रिज है ये कब कंप्लीट होगा। तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसको हरी झंडी दिखा दी गई है। इसका मतलब ये है अभी हम लोग काफ़ी पहाड़ी एरिया होने के चलते चलते ना जम्मू से श्रीनगर ट्रेन के माध्यम से पूरा पूरा सीधा सीधा रूट तय नहीं कर पाते थे। इसके लिए बहुत सारी सुरंगें खोदना पड़ेगा, बहुत सारे इस प्रकार के पुल बनाना पड़ेगा। तो ये जो पुल बनाया गया है बोला जा रहा है इससे डिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाएगी और ट्रेन के माध्यम से जो आवाजाही है वो भी संभव हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। उन्होंने श्रीनगर और कटरा के बीच में दो जो स्पेशल वंदे भारत ट्रेन्स हैं इनको भी रवाना किया है। ये एक 42 साल पुरानी परियोजना है जो कि आज पूरी हुई है, जिसका उद्देश्य है कश्मीर को भारत के बाकी हिस्से के साथ में जोड़ना है। वो भी कैसे? रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से। अभी तो नॉर्मली कार वगैरह तो चलती ही है, वहाँ जाने के लिए बस चलती हैं, लेकिन ट्रेन का जो साधन है वो आपको बनिहाल जाना पड़ेगा। ठीक है, बनिहाल से फिर उधर आपको साधन मिलेगा। ये बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में ग्रोथ, ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं इनके लिए एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड दोनों अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगी। चिनाब ब्रिज लोकेटेड है रियासी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कटरा और संगलदान के बीच में पड़ती है एक जगह रियासी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू बारामूला रेलवे लाइन में। लगभग इसमें पैसा खर्चा हुआ है 1400 करोड़ रुपया का। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है जिसकी डेक हाइट मतलब पुल का ऊपरी हिस्सा नदी के लेवल से 359 मीटर है, जो कि पेरिस के एफिल टावर से ना कितना मीटर ऊंचा है? 35 मीटर ऊंचा है। ये जो आर्क आप देख रहे हैं, कर्व देख रहे हैं, और नदी का लेवल यदि आप देखोगे तो ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी टोटल लागत है 35,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा ये जो पुल है स्टील और कंक्रीट से बना है जिसकी कुल लंबाई है 1315 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर। इसमें दो हिस्से हैं, 530 मीटर का अप्रोच ब्रिज है और 785 मीटर का डेक आर्क ब्रिज है। दो पार्ट्स में ये बनाया गया है। वहीं यदि हम बात करें इस प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने किया है। निर्माणकार एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि साउथ कोरिया की अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन और वीएसएल इंडिया ने मिलकर के किया है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से भारत ने ही इसका निर्माण किया है, साउथ कोरिया की मदद से हम ये ब्रिज बना पाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने फाउंडेशन प्रोटेक्शन का डिज़ाइन तैयार किया और आईआईटी दिल्ली ने स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस किया था। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने मिलकर के सीज्मिक एनालिसिस किया है और डीआरडीओ ने इसे ब्लास्ट प्रूफ बनाया है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात आ जाती है कि भाई स्टील इसको किस कंपनी ने दिया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से स्टील सप्लाई किया गया है। स्विट्ज़रलैंड की मेगाबा कंपनी ने स्फेरिकल स्टॉपर बेरिंग दिए हैं और कुल 28,660 मीट्रिक टन स्टील और 26 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। इसके अलावा इस पुल और उसके सभी हिस्सों की 3D मॉडलिंग के लिए टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं बात करें ये जो पुल है ना 120 साल की लाइफ स्पान के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। ये मैग्नीट्यूड 8 अर्थक्वेक और 40 टन TNT ब्लास्ट को झेल सकता है। मतलब अर्थक्वेक को भी ध्यान में रखा गया है कि 8 की तीव्रता वाला यदि भूकंप आता है वो भी इसको झेल लेगा। साथ ही साथ 40 TNT ब्लास्ट भी अगर हो रहा है तो उसको भी ये झेल लेगा।
इसके अलावा ये स्टील स्ट्रक्चर 20 डिग्री सेल्सियस की ठंडी और 266 किलोमीटर पर घंटा की जो तेज हवा है उससे भी हिलने वाला नहीं है। हालांकि ये परियोजना 2008 में अप्रूवल हुई थी, लेकिन हिमालयन टेरेन में सेफ्टी और स्टेबिलिटी को लेकर के चिंता रहा, जिसके चलते चलते हम इसको कंप्लीट काफ़ी लंबे समय से किए हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों और देख लेते हैं इस पहले एडिटोरियल को, जो कि पार्टिकुलरली बातचीत करता है EU और UK के बीच में अभी जो रिलेशन है काफ़ी कुछ उनमें बदलाव, हिस्टोरिकल बदलाव देखने को मिला है। इस बदलाव से भारत भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस कर सकता है। दोनों देश EU एंड UK दोनों कंट्रीज़ आपस में क्या चाहते हैं, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कौन कौन से सेक्टर में डील करी है, उस डील को बेस बना करके भारत भी अपनी रणनीति तैयार कर सकता है। इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है, इसको हम देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, रिसेंट डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट हुआ है UK प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर और EU के बीच में। यहाँ पर कुल मिलाकर के हमको मेजर रिसेट देखने को मिला है EU और UK के रिलेशन में। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ फूड स्टैंडर्ड स्थापित करे गए हैं ट्रेड के लिए, फिशिंग के राइट्स को लेकर के बातचीत करी गई है। फिर इसके बाद अगला जो पैक्ट आया था वो है डिफेंस एंड बॉर्डर रेगुलेशन को लेकर के। इतनी चीज़ के ऊपर इन्होंने बातचीत किया। हालांकि देखा जाए यहाँ पर भले ही ये फैसला यूरोप केंद्रित लग रहा है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत सारे अवसर और चुनौतियों के लिए दरवाज़ा खोलता है। इसको हमें गंभीरता से समझने और इसको कहना चाहिए संबोधित करने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के रिलेशन इन कंट्रीज़ के साथ में कैसे रहें, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में कैसे रहें। ठीक है, शुरू से ही भारत के साथ में इनका ट्रेड अच्छा रहा है, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे खासे रहे हैं। इसके अलावा इनके बीच में हुआ जो नया सहयोग है भारत की ग्लोबल स्ट्रेटजी को प्रभावित कर सकता है। इससे इंडियन जो एक्सपोर्टर हैं, यदि हम बात करते हैं हमारे देश के जो एक्सपोर्टर हैं, ये हमारे देश की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को ग्लोबली प्रभावित कर रहा है एंड ये सिंप्लीफाई कर सकता है ट्रेड को। इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए इसके लिए हमें हमारे जो रेगुलेशन है उनको स्ट्रीमलाइनिंग करना पड़ेगा। इसके अलावा अगला जो कहना चाहिए कदम उठाया जा सकता है वो है पॉलिसी लेवल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ताकि जो स्ट्रेटजिक अलायंस है हमारे वो बेटर हो सके। साथ ही साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन एंड माइग्रेशन दोनों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ओपन हो रही है इंडियन डिस्पोरा के लिए, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट के लिए। दिस रिसेट इज़ नॉट मेयरली रीजनल। दो लोगों के बीच बातचीत हुई है तो ये केवल क्षेत्रीय बातचीत नहीं है, ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है इंडिया की ग्लोबल ट्रेड एंड सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस को। अब हम जब बात करते हैं पार्टिकुलरली चाहे वो फूड सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो कस्टम कोऑर्डिनेशन हो एंड फिशरीज हो, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है UK एंड यूरोपीय यूनियन में, इसमें हमें फ़ायदा मिलने वाला है फूड सेफ्टी से, कस्टम कोऑर्डिनेशन से और फिशरीज़ के सेक्टर में जो भी अभी समझौता हुआ है उससे। फाइनेंशियल ईयर 2024 की जब हम बात करते हैं तो भारत ने अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया है, लगभग 86 बिलियन डॉलर कीमत के सामान हम एक्सपोर्ट किए हैं यूरोपीय यूनियन को, और 12 बिलियन डॉलर का सामान हम एक्सपोर्ट किए हैं यूनाइटेड किंगडम को। ब्रेक्जिट से जब यूनाइटेड किंगडम बाहर आया है, UK बाहर आया है, तो जो एक्सपोर्टर हैं उन्होंने फेस किए हैं बहुत सारे चैलेंजेस को, जैसे डुअल रेगुलेटरी सिस्टम को।
इसके लिए हमें और भी ज़्यादा यूनिफाइड सिस्टम लेकर के आने की ज़रूरत है ताकि हम कॉस्ट को कट कर सकें, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम बात करते हैं कि इंडिया प्रोवाइड कर रहा है 25% से भी ज़्यादा यूके की जो जेनरिक मेडिसिन का हिस्सा है वो भारत से ही जा रहा है। एक सिंगल अप्रूवल प्रोसेस कुड इंक्रीज एफिशिएंसी। एक तो अप्रूवल, बस एक कागज़ में साइन चाहिए, 10 तो कागज़ में साइन की ज़रूरत नहीं है। तो भारत यूके की 25% से भी ज़्यादा अधिक जेनरिक दवाइयों की आपूर्ति कर रहा है और एकीकृत अनुमोदन प्रणाली से ये प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सी फूड एक्सपोर्ट को लेकर के। लगभग 60,000 करोड़ रुपया का समुद्री जो खाद्य पदार्थ है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इससे भी काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल सकता है फ्रॉम फ्यूअर ट्रेड बैरियर इफ़ स्टैंडर्ड आर हार्मोनाइज। यदि हम जो भी बैरियर आ रहे हैं ट्रेड में, जैसे कि मछली भेजी जा रही हैं, एक्सपोर्ट करी जा रही हैं, झींगा भेजा जा रहा है, तो इसमें जो भी बैरियर है इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। लेकिन स्टैंडर्ड एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो ये भी काफ़ी कुछ हर्डल पैदा कर सकता है इंडियन एसएमईज़ के लिए। इसलिए जो एमएसएमई है हमारे यहाँ के, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनके लिए हमें स्टैंडर्ड में थोड़ा सा जो ढील ढाल है वो देने की ज़रूरत है। विच ऑफन लैक कैपिटल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, क्योंकि जो छोटे मोटे उद्यमी हैं इनके पास में पूंजी नहीं रहती है, टेक्निकल रिसोर्सेज की कमी रहती है, ये लोग इसीलिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों का सामना नहीं कर पाते। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इंडिया को बूस्ट करना चाहिए, इसके एक्सपोर्ट सेक्टर को कुछ स्कीम लाई गई हैं, जैसे कि RODTEP, यहाँ पे आप देख सकते हैं RODTEP और PLI, ठीक है, इंसेंटिव वाली जो स्कीम चालू करी थी सरकार ने, उसके बारे में यहाँ पर बोला जाता है। अब यहाँ पर चर्चा होगी, ठीक है, हम एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अब यहाँ पर बातचीत होगी पार्टिकुलरली हमारे डिफेंस रिलेशन से रिलेटेड। ट्रेड को छोड़ करके अब जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस के ऊपर भी हमें फोकस करना है। यदि यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन अपने आप को अलाइन कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में, स्पेशली डिफेंस एंड इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इंडिया इंक्रीज कर सकता है इसके मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को, उनके साथ में हाथ बढ़ा करके। इंडिया ऑलरेडी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किया हुआ है दोनों कंट्रीज़ के साथ में। इसमें डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड मैरीटाइम इनिशिएटिव शामिल है। क्या क्या चीज़ है? एक तो डिफेंस, दूसरा है साइबर सिक्योरिटी, साथ ही साथ मैरीटाइम इनिशिएटिव भी हम लेकर के आए हैं, जो कि आने वाले टाइम पीरियड में और भी ज़्यादा हमें गहरा करने की ज़रूरत है। तो यदि हम बात कर लेते हैं इंडिया की जो पार्टनरशिप है फ्रांस, जर्मनी एंड यूके के साथ में, ऑलरेडी की टू इट्स डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, मतलब हम हमारे देश के हथियारों को नया कर पा रहे हैं। कैसे करके? फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की सहायता से हम नेवल पावर को मजबूत कर पा रहे हैं इन कंट्रीज़ के साथ में। साथ ही साथ फ्रांस के साथ में हमारा जो ट्रेड रहा है वो $15 बिलियन रीच कर गया है। इसके अलावा जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो इन्होंने साइन किया है डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट भारत के साथ में। तो एक कोऑर्डिनेटेड यूके EU पॉलिसी हमें लेकर के आना है ताकि मल्टीलैटरल कोऑपरेशन किया जा सके, पार्टिकुलरली हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है इस क्षेत्र में यदि हम कुछ काम करना चाहते हैं तो। अब यदि हम बात करें इंडिया के रोल की ग्लोबल साउथ वाले हिस्से में, भारत किस प्रकार से अपने आप को आगे लेकर के जा रहा है ग्लोबल साउथ में, ये चीज़ का पता चल गया था G20 की प्रेसिडेंसी में। एंड हम लोग जो है और भी ज़्यादा लेजिटिमेसी को गेन कर सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यदि हम ज्वाइन कर लेते हैं, इंगेज हो जाते हैं जॉइंटली यूके और EU के साथ में। भारत अभी बहुत सारे
चीज़ों को फेस कर रहा है, जैसे कि क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा ग्लोबल गवर्नेंस। इन सारी चीज़ों को हम रिजॉल्व कर सकते हैं ईयू और यूके के साथ में मिल करके। अब जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो इंडियंस लोग हैं वो यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन में रहते हैं, तो अब ये लोग जो चीज़ फेस करते हैं उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है। 2024 में आप देखेंगे 1.1 लाख इंडियन स्टूडेंट ने रिसीव किए थे यूके के वीज़ा को। यदि यूके और ईयू के जो बॉर्डर पॉलिसीज़ हैं वो उसको हम अलाइन कर दें, एक सी बना दें, तो ये काफ़ी जो पार्शियल मोबिलिटी है इंडियन प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। एंड ये चीज़ इंटीग्रेट कर देगी इंडिया के माइग्रेशन एग्रीमेंट को फ्रांस, जर्मनी एंड पुर्तगाल के साथ में, ब्रॉडर फ्रेमवर्क के साथ ही साथ में। अब इस प्रकार के जो कंबाइंड डेवलपमेंट हैं, लिबरल ट्रेड, बॉर्डर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी अलाइनमेंट प्रेजेंट करते हैं यूनिक डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिया के सामने। इंडिया को काफ़ी स्विफ्टली अंडरटेक करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड असर्टिवली लीड इन द ग्लोबल गवर्नेंस। सेकंड वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली हमारे जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर है इंडिया का, उसमें कुछ रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। भारत में न्यूक्लियर लायबिलिटी कानूनों में बदलाव की चर्चा चल रही है। हमारे पास में न्यूक्लियर अधिकार है, हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी है, इसको यूज़ कैसे करके करना है। न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून, इसमें चेंजेस लाने की बातचीत चल रही है, खास करके CLNDA 2010, ठीक है, न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, साथ ही साथ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, ताकि प्राइवेट कंपनीज़ को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और चलाने की इजाज़त दी जा सके। ये एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसमें भारत की न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को हम 8 गीगावाट से बढ़ा करके 2047 तक 100 गीगावाट हम करने के चक्कर में हैं, जिससे क्लीन एनर्जी के टारगेट पूरे हो सकें। अब ये जो आर्टिकल है एक इंटरव्यू के तौर पर लिखा गया है, इसलिए यहाँ से कई सारी चीज़ें अच्छी निकल करके सामने आएंगी। अगर भारत को न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ानी है ना, तो उसको डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों तरीके से मदद चाहिए, लेकिन अभी के इंडियन कानून फॉरेन कंपनीज़ को भाग लेने से रोक रहे हैं। 2008 की US इंडिया न्यूक्लियर डील में फॉरेन पार्टिसिपेशन की उम्मीद थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कठोर लायबिलिटी कानून होने के चलते ऐसा नहीं हो सका, इसलिए कानूनों में बदलाव ज़रूरी है। लेकिन दूसरे राइटर का कहना है कि न्यूक्लियर पावर में एक्सपांसन की समस्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नहीं है। अमेरिका या फिर फ्रांस जैसे देशों में भी इतनी तेज़ी से न्यूक्लियर पावर नहीं बढ़ रही है जितनी भारत उम्मीद कर रहा है। सिर्फ चाइना में क्षमता है, पर वो भारत में निवेश नहीं करेगा, इसलिए कानून बदलने से कुछ नहीं होने वाला है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ ही जाएगा। मान लीजिए कि इंडियन कानून आप बदल भी देते हैं, इंडियन कानूनों में यदि आप सुधार कर भी देते हैं, तो अमेरिकन कंपनीज़ की हालत अच्छी नहीं है। वेस्टिंग हाउस दिवालिया हो चुका है और अब कैनेडियन कंपनी के पास है। फ्रांस और रसिया ने कभी इंडियन लॉ में बदलाव की डिमांड नहीं करी है। ये मुद्दा ज़्यादातर US की चिंता रहती है। साथ ही साथ इन्वेस्टर तभी आएंगे जब उनको प्रॉफिट की उम्मीद रहेगी। तो बात वही आ जाती है कि चिंता वाली बात ये हो जाती है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं, ठीक है, लायबिलिटी से बचना चाहते हैं, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और सारी जिम्मेदारी इंडियन ऑपरेटर पर डालना चाहते हैं। 2012 में जब UPA सरकार ने कानून में बदलाव की कोशिश करी थी, तो NDA ने इसका विरोध किया था और भोपाल गैस ट्रेजेडी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो BJP उस टाइम में कांग्रेस का विरोध करी थी। लेकिन अब देखा जाए
खुद ऐसे कानून ला रही है जिसमें पॉलिसी में चेंजेस लाने की बात करी जा रही है। आगे राइटर का कहना है कि देखिए, इंडिया की न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून एक सबसे बड़ी दिक्कत है। यूएस, फ्रांस और जापान की कंपनियों ने साफ मना कर दिया है कि वे भारत में तब तक काम नहीं करेंगी जब तक ये कानून बना रहेगा। रसिया की सरकारी कंपनी रोसाटोम ने भी 2008 में एक खास कॉन्ट्रैक्ट से लायबिलिटी से छूट ली थी, लेकिन 2010 के बाद ऐसी कॉन्ट्रैक्ट संसद की मंशा के खिलाफ है। यहाँ तक कि इंडियन सप्लायर्स ने भी बाद में सामान देना बंद कर दिया था। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं, NPCIL को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए लायबिलिटी माफ़ करनी पड़ी, लेकिन वो कानून में कभी साबित नहीं हो पाई। तो राइटर का कहना है कि यूएस का दबाव है, लेकिन अगर भारत को फौरन मदद चाहिए तो कानून में बदलाव करना पड़ेगा। आगे राइटर का कहना है कि अभी भले ही भारत के पास पर्याप्त न्यूक्लियर सप्लाई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मिलने पर वो समय के साथ उसमें सुधार आ जाएगा। वेस्टर्न सप्लायर्स मार्केट के सिग्नल पर काम करते हैं। अगर भारत गंभीरता दिखाएगा और प्रॉफिट की संभावना हो इंडिया में, तो वो लोग ज़रूर आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के चिंता कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साझा नहीं करने वाली। कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इंडियन को नहीं सिखाएंगी। राइटर का कहना है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पूरी तरह से कमेरिकल होता है। सरकारें प्राइवेट कंपनीज को मजबूर नहीं कर सकती। अमेरिका अपने लाइसेंसिंग के जरिए टेक ट्रांसफ़र की अनुमति देगा, जिससे नेशनल सिक्योरिटी और प्रोलिफरेशन को रोका जा सके। रसिया ने अभी तो VVER 1000 टेक्नोलॉजी का पूरा ट्रांसफ़र नहीं किया था, लेकिन जो नई कंपनी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना रही है ना, वे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा इच्छुक हैं ताकि मार्केट में वो एंट्री कर सके। मतलब टेक ट्रांसफ़र होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। अब आगे बोला जा रहा है कि भारत काल्पनिक फायदे के पीछे भाग रहा है। दूसरे राइटर का कहना है कि आप कल्पना में मत जाइए, आप रियलिटी की दुनिया में चलिए। डिफेंस में FDI बढ़ाने के बावजूद भी किसी फॉरेन कंपनी ने बड़ी टेक्नोलॉजी हमको नहीं दी है। SMRS को भी जादू की छड़ी आप नहीं कह सकते। ये जो छोटे छोटे रिएक्टर हैं ना, जैसे 60 से 200 मेगावाट वर्सेस 500 मेगावाट, भारत पहले से ही अपनी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी से छोटे रिएक्टर ऑलरेडी से बना रहा है। मुद्दा कोई टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट का है, जिससे इनको बड़े पैमाने पर हम बना सकेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, छोटे साइज के, नई और अधूरी तकनीक है। क्या भारत को कंपनसेशन की मांग नहीं करना चाहिए अगर कुछ गलत हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं, जैसे कि कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, इसका मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं होता है, बल्कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बाद तेज़ी से कंपनसेशन देना होता है। इसके लिए व्यवस्था है कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। इसकी 3 मुख्य बातें हैं। ऑपरेटर लायबिलिटी, मतलब सिर्फ प्लांट चलाने वाली कंपनी ही कानूनी रूप से जिम्मेदार है। प्री एक्सीडेंट फंड, मतलब पहले से एक धनराशि वो कंपनी तैयार रखेगी। सप्लायर की लायबिलिटी तभी होगी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर गड़बड़ी जानबूझकर की गई, विलफुल मिसकंडक्ट, तो ऑटोमेटिकली सप्लायर को दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इससे लिटिगेशन में देरी हो जाएगी। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा ना, तो जो होस्ट कंट्री की सरकार है आखिर में जनता की रक्षा की जिम्मेदार होती है। इसलिए इस प्रकार के जिम्मेदारी वाले कानून बनाए गए हैं कि ज़रूरत के वक्त पैसा तुरंत मिल जाए लोगों को। जहाँ स्मॉल रिएक्टर की बात करते हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, खास करके पैसिव सेफ्टी डिज़ाइन, जो कि बिना ह्यूमन मदद के भी काम कर रही है। असली दिक्कत आ जाती है जेब खर्चा की, ये बहुत महंगे हैं। उम्मीद है कि इनको फैक्ट्री में बना करके साइट पर जोड़ने से खर्च कम हो जाएगा, लेकिन ये फैक्ट्री असेंबली मॉडल अभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है।
नेक्स्ट वाली न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली अमेरिका की तरफ से उठाए गए एक कदम से संबंधित है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ट्रैवल बैन साइन किया है जो 12 देशों के नागरिकों को यूएस आने से रोकता है। ये कंट्रोवर्शियल नीति पहले भी उनके कार्यकाल में थी और अब फिर से लागू करी गई है और ये सोमवार से प्रभावी हो जाएगी। ट्रंप ने बोला है कि ये जो प्रतिबंध है कोलोराडो में एक यहूदी प्रदर्शन पर हुए फ्लेम थ्रोवर अटैक, आग फेंकने वाले हथियार से जो हमला हुआ है उसकी प्रतिक्रिया में लिया गया है। हमलावर एक इलीगल इमिग्रेंट था जिसकी नागरिकता मिस्र की थी। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट किसको बोलेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो बिना दस्तावेजों के किसी देश में रह रहा है। हालांकि इजिप्ट जिस देश से हमलावर आया था ना, उसे प्रतिबंधित देशों की सूची में आपने शामिल नहीं किए हैं। ट्रंप ने 7 और देशों पर पार्शियल बैन लगाया है जहां से केवल कुछ टेम्पोररी वर्क वीज़ा की अनुमति है। पार्शियल बैन मतलब पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं। वर्क वीज़ा मतलब किसी व्यक्ति को किसी देश में काम करने की अनुमति देने वाला आधिकारिक दस्तावेज। जो खिलाड़ी 2026 फीफा वर्ल्ड कप और 2028 ओलंपिक में भाग लेंगे उन पर यह प्रतिबंध नहीं लागू होगा। एंड प्रतिबंधित देशों के डिप्लोमेट्स इस बैन से बाहर हैं, जैसा कि यूएन के प्रवक्ता ने बोला था। वहीं ट्रंप ने बोला है कि हाल ही की जो कोलोराडो की घटना बताती है कि बिना सही जांच पड़ताल के विदेशियों को प्रवेश देना गलत है। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वे इसे लिबरलिज्म का गढ़ मानते हैं, उदारवाद का गढ़। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन ने इस फैसले की आलोचना करी है और बोला है कि इससे एजुकेशन एक्सचेंज, साथ ही साथ ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशन में गड़बड़ी आ सकती है, नुकसान होगा। चार्ट के विदेश मंत्री का कहना है कि ये प्रतिबंध उनके देश की एंटी टेरर इफेक्ट को नज़रअंदाज कर रहा है। वेनेजुएला ने बोला है कि अमेरिका खुद एक डेंजरस कंट्री है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस प्रतिबंध को नस्लभेदी और निर्दयी बताया। म्यांमार की एक छात्रा ने बोला है कि ये प्रतिबंध युवाओं के फ्रीडम और एजुकेशन को ख़त्म कर देगा। एंड ये प्रतिबंध भी कई अन्य निर्णयों की तरह लीगल चैलेंजेस का सामना कर रहा है जो ट्रंप ने जनवरी में वापसी के बाद लिए हैं। अब ट्रंप हर कंट्री को अलग अलग रीजन दे रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, यमन, लीबिया जैसे देशों के इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वहाँ सेंट्रल अथॉरिटी कमज़ोर है और पासपोर्ट प्रोसेसिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अमेरिका को सुधारना चाहिए, दूसरे देश को क्यों देख रहा है? अपने यहाँ कैसे घुस जा रहे हैं? ईरान को इस सूची में इसलिए रखे हैं क्योंकि अमेरिका के अनुसार वो एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, मतलब आतंकवाद को समर्थन दे रहा है, इसलिए हम बैन कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर सही जमती नहीं है।